हेलो एंड वेलकम एवरीवन। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे विलियम फॉकनर के बारे में। ये भी एक एमिनेंट राइटर हैं। ये भी हमारे सिलेबस में हैं और इनसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। साथियों, एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले मैं इनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा इनका एक फेमस कोटेशन। वो क्या है, उसको पढ़ते हैं। देखिए, ऑलवेज ड्रीम एंड शूट हायर देन यू कैन you can do. Do not bother just to be better than your contemporaries and predecessor. Try to be better than yourself. कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, ठीक है? और कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए और अपने कंटेम्पररी, अपने समय में रह रहे प्रत्येक लोगों से बेहतर ही सोचना चाहिए। साथियों, ट्राई टू बी बेटर देन योरसेल्फ, ठीक है? मीन्स हमें खुद से कंपटीशन करना चाहिए और खुद से सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए और डेली अपना जो इम्प्रूवमेंट है उसको बढ़ाते रहना चाहिए। बहुत ही अच्छी लाइन उन्होंने लिखी है और आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तरफ। फॉकनर गॉट इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग नॉवेल्स फ्रॉम। तो विलियम फॉकनर जो है वो एस एंडरसन से प्रभावित होकर के नॉवेल्स को लिखना शुरू किए थे, ठीक है? और इस प्रकार से साथियों, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? He was the champion of illiterate poor, white, and of Negro. He had been an intuitive artist who used the language of poetry in his novels. Find him out. ठीक है, तो उसको बताना है। ठीक है साथियों, विलियम फॉकनर जो थे अपने नॉवेल्स में जो इलिटरेट पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो निग्रो हैं, जो लोग भी डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे, जिनकी आवाज़ों को कोई और नहीं उठा पाता था, उनकी ही आवाज़ बनते थे कौन? विलियम फॉकनर। तो साथियों, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। द चीफ राइवल ऑफ विलियम फॉकनर वाज। तो उनके ही कंटेम्पररी एक और फेमस राइटर थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हेमिंगवे, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज 1949 में मिला था और अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज 1954 में मिला था, यानी लगभग 5 साल के बाद अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई एम टू ओल्ड टू गो दैट फॉर टू ईट विथ स्ट्रेंजर्स। विथ दीज वर्ड फॉकनर डिक्लाइंड द इनविटेशन टू डिनर ही वॉज इन्वाइटेड बाई। ठीक है साथियों, वो प्रेसिडेंट केनेडी के द्वारा इनवाइट किए किए गए थे, लेकिन उन्होंने यह कहकर साफ मना कर दिया था कि वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और विचित्र आदमी किसी अनजान व्यक्ति के साथ वो खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंबोलिज्म, एलिगरी, मल्टीपल नरेटर्स, पॉइंट ऑफ व्यू, नॉन लीनियर नरेटिव, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस आर द लिटरेरी टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय। तो ये जो जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, लिटरेरी टेक्निक्स हैं, इन सभी का जो प्रयोग है वो विलियम फॉकनर ने अपने नॉवेल्स में बड़े ही अच्छी तरह से किया है। तो साथियों, जो हमारा ऑप्शन ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। इन फॉकनर्स नॉवेल ऑक्सफोर्ड इज द मॉडल फॉर द टाउन ऑफ जेफरसन एंड लेफेट कंट्री विच कंटेन्स द टाउन ऑफ ऑक्सफोर्ड ही इज द मॉडल फॉर। ठीक है, तो साथियों, विलियम फॉकनर का भी एक फिक्शनल टाउन था, ठीक है? जो ऑप्शन ए में यहाँ पर लिखा गया है ओकनापटा वाफा काउंटी, ठीक है?
तो इसको आप ध्यान में रखिए। वेसेक्स भी जानते ही आप लोग, ठीक है। थॉमस हार्डी का जो भी फेमस नॉवेल हुआ करते थे, उनमें वो जो टाउन का प्रयोग किया करते थे वो वेसेक्स था, ठीक है। लेकिन विलियम फॉकनर की जब बात की जाएगी तो इनका फिक्शनल टाउन था ओकना पटावाफा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अ, अगला हमारा क्वेश्चन है, लेट द राइटर टेक अप सर्जरी और ब्रिक लेइंग इफ ही इज इंटरेस्टेड इन टेक्निक, देर इज नो मैकेनिकल वे टू गेट द राइटिंग डन, नो शॉर्टकट, द यंग राइटर वुड बी अ फूल टू फॉलो अ थ्योरी, teach yourself by your own mistakes, people learn only by error, the good artist believes that nobody is good enough to give him advice. He has supreme vanity. No matter how much he admires the old writer, he wants to beat him. Who said? तो बड़ी ही ट्रू लाइन है, ठीक है, बड़ी ही ट्रू लाइन है। और ये जो है विलियम फॉकनर ने ही कही थी, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉकनर सेंचुरी इज, जो विलियम फॉकनर का जो सेंचुरी, जो उनका एक नॉवेल है, वो किस प्रकार का नॉवेल था? तो साथियों, पल्प फिक्शन स्टाइल्ड नॉवेल था। क्या था? पल्प फिक्शन स्टाइल्ड नॉवेल, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which novel was characterized as an intrusion of Greek tragedy in the pulp fiction by एंड्रे माल्ड्रॉक्स? ठीक है। तो साथियों, तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो सेंचुरी होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सीक्वल ऑफ सेंचुरी इज, तो सेंचुरी का बहुत फेमस नॉवेल है, याद रखिएगा। सेंचुरी सेंचुरी जो है ये बहुत फेमस नॉवेल है, ठीक है। और इसका जो सीक्वल था वो कौन सा था? रिक्वीम फॉर अ नन अ प्ले, ठीक है। यानी ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डिड फॉकनर विन द पुलिट्जर प्राइजेस, ठीक है। तो विलियम फॉकनर ने अपने लाइफ टाइम में 2 बार पुलिट्जर प्राइज जीता था, ठीक है। कितनी बार? 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स। फॉकनर won 2 national book awards for his collected stories in 1951 and for his novel in 1955. This novel is, तो उस नॉवेल का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो साथियों, जो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन सी जो है, सॉरी, जो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो बी है, ठीक है, वो करेक्ट हो जाएगा। अ फेबल, अ फेबल, ठीक है। द पुलिट्जर प्राइजेस वर गिवन टू Faulkner for his novel A Fable in 1955 and then posthumously in 1963 for, ठीक है। तो उनको फिर से जो पुलिट्जर प्राइज था वो दिया गया उनके फेमस वर्क द रिवर्स के लिए, द रिवर्स के लिए, ठीक है। साथियों, posthumously का मतलब होता है आफ्टर डेथ, ठीक है। डेथ के बाद जब भी अवार्ड दिए जाते हैं तो उसकी गिनती जो है posthumously में की जाती है, ठीक है। साथियों, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है तो उसको पढ़ते हैं। इन द 1930s फॉकनर मूव टू हॉलीवुड टू बी, तो विलियम फॉकनर ने भी अपना कैरियर जो है हॉलीवुड में बनाने को सोचा था, ठीक है। तो जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि वो एक अच्छे राइटर थे, तो वो हॉलीवुड में स्क्रीन राइटर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते थे।
और स्क्रीन राइटर के ही तौर पर वो हॉलीवुड में पहुंचे थे। और इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। द नॉवेल इज द स्टोरी ऑफ साउदर्न कैम्पशन फैमिली who has become the victims of lust, incest, suicide. Its story runs through he minds of various characters. It is divided into 4 parts, and this novel is. तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, द साउंड एंड फरी, द साउंड एंड फरी। ठीक है, द साउंड एंड फरी। द साउंड एंड फरी अपीयर्ड इन, जो ये उनका फेमस जो नॉवेल है द साउंड एंड फरी, वो कब पब्लिश हुआ था? तो ये जो नॉवेल है वो 1929 में आया था। कब आया था? 1929 में। ठीक है। आई बिलीव दैट मैन विल नॉट merely endure, ही विल प्रिवेल, हु शेड। ठीक है। तो ये जो फेमस लाइन है वह विलियम फॉकनर ने ही कही थी। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विजन इन स्प्रिंग इज अ पोएट्री कलेक्शन ऑफ, विजन इन स्प्रिंग इज अ पोएट्री कलेक्शन ऑफ। तो ये पोएट्री क्या कलेक्शन था जो विलियम फॉकनर का ही था। विलियम फॉकनर ने अपने लाइफ में कुछ पोएट्रीज भी लिखी थी। और ये क्वेश्चन बन भी सकता है। ठीक है, सभी लोग अक्सर जानते हैं कि वो नॉवेलिस्ट ही थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ पोएट्रीज को भी लिखा था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वह यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ओ मैन will show pride and honor about almost anything except love. Where does this line appear? ठीक है, तो ये जो लाइन है वो अब्शलोम, एब्शलोम, ठीक है, उनका एक नॉवेल था जिसका नाम था एब्शलोम, एब्शलोम में लिखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एन आर्टिस्ट इज अ क्रिएचर ड्राइवन बाय डेमोन्स हु शेड। एन आर्टिस्ट इज अ क्रिएचर ड्राइवन बाय डेमोन्स हु शेड। ठीक है, तो इस लाइन को कहने वाले भी विलियम फॉकनर ही थे। साथियों ये जो है इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट को भी मैं बनाऊंगा। ठीक है, और उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है और उसको कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में साथियों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय सलीम अहमद।